बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? टुडे वी विल लर्न अबाउट ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एटॉमिक और मोलिकुलर लेवल के बारे में पढ़ा था कि एटम्स आपस में कंबाइन होकर मोलिक्यूल बनाते हैं। अब ये डिफरेंट किस्म के माइक्रो और मैक्रो मोलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेलीज बना देते हैं और ऑर्गेनेलीज के असेंबल होने से सेल बनता है। और ये जो सेल है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की साख्त यानी बॉडी को भी बनाता है और बॉडी के फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। और सेल ही लाइफ की बुनियाद है, यानी इससे पहले जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमने एटम्स और मोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है, ये दोनों चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाई जाती हैं। यानी लाइफ का आगाज़ कहाँ से होता है? सेल से। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को। डिफरेंट एंड न्यूमरस टाइप्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मोलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इन पार्टिकुलर वे, यानी मुख्तलिफ किस्म के और तादाद में बहुत ज़्यादा माइक्रो एंड मैक्रो मोलिक्यूल्स एक ख़ास अंदाज में अपने आप को तरतीब देकर क्या करते हैं? टू फॉर्म ऑर्गेनेली एंड सेल। ये जो है ऑर्गेनेली और सेल को बना देते हैं। अब पार्टिकुलर अरेंजमेंट से क्या मुराद है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को। जैसे हमारे पास आयरन लोहा है, इसे एक ख़ास अंदाज में तरतीब दें तो विंडो बन जाती है, किसी दूसरे तरीके से अरेंज करें तो गेट बन जाता है, मज़ीद किसी तीसरे तरीके से अरेंज करें तो अलमारी बन जाती है। जिस तरह आयरन मुख्तलिफ अंदाज में अरेंज होकर मुख्तलिफ चीज़ें बना रहा होता है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो एंड मैक्रो मोलिक्यूल्स अरेंज होकर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। जैसे ये माइक्रो और मैक्रो मोलिक्यूल जब एक अंदाज में अरेंज होंगे तो सेल मेम्ब्रेन बना देते हैं, जब किसी दूसरे अंदाज में अरेंज होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं, और जब तीसरे अंदाज में अरेंज होते हैं तो न्यूक्लियस बना देते हैं। इस तरह सारे के सारे ऑर्गेनेलीज मिलके एक सेल बना देते हैं। स्टूडेंट्स, रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंट एंड न्यूमरस टाइप्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मोलिक्यूल अरेंज देम सेल्फ। न्यूमरस और डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो और मैक्रो मोलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं इन आ पार्टिकुलर वे, एक ख़ास अंदाज में, और फिर क्या बना देते हैं? टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज एंड सेल। फिर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं और उसके बाद सेल बना देते हैं। सबसे पहले हमने ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करना है और उसके बाद हम सेल को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ऑर्गेनेलीज का जो वर्ड है वो क्यों इस्तेमाल किया गया है? ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है ऑर्गन ऑफ सेल, यानी ऑर्गन ऑफ सेल को हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे बोलने का काम ज़ुबान का है, सुनने का काम कान का है, देखने का काम आँख का है, ब्लड की सर्कुलेशन का काम हार्ट का है, सोचने का काम दिमाग का है। तो जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसी तरह सेल को भी आप एक बॉडी समझें और इसमें मौजूद छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो इसके ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। अब मैं काम कब करूँगी? जब मेरी बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन्स काम करेंगे। मेरी ज़ुबान, मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरे फेफड़े, मेरा दिमाग, जब ये सारे मिलकर काम करेंगे तो मैं काम करूँगी। इसी तरह सेल कब काम करेगा? जब सेल के अंदर मौजूद छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिनको हमने ऑर्गेनेलीज का नाम दिया है ये मिलेंगे और मिलकर काम करेंगे तो सेल काम करेगा। तो डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होती है। द फंक्शंस ऑफ सेल इज एकम्प्लिश्ड। सेल अपना फंक्शन किन के जरिए मुकम्मल करता है? बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के जरिए विद इन द सेल, जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। कंपेरेबल, अगर हम इनका मुवाजना करें तो ये बिल्कुल इसी तरह नजर आते हैं टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जैसे बॉडी में ऑर्गन हो। दीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। अब सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है बच्चे? लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। जैसे हमने एटॉमिक लेवल पढ़ा था तो वहाँ पे वर्ड आया था सब एटॉमिक, यानी एटम के अंदर। तो इसी तरह सब सेलुलर मीन सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स। रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन को। द फंक्शंस ऑफ सेल इज एकम्प्लिश्ड बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन सेल। सेल अपने फंक्शंस मुकम्मल करता है किन के जरिए? सेल में पाए जाने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के जरिए। कंपेरेबल, इनकी मिसाल इसी तरह है जैसे टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जैसे बॉडी के ऑर्गन काम करते हैं।
दीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज, और सेल के अंदर पाए जाने वाले ये स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे क्लोरोप्लास्ट का काम है खुराक बनाना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी की प्रोडक्शन, गोल्जी बॉडीज का काम है सिक्रीशन। तो ये सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। इम्पोर्टेंस, स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हर शख्स एक मखसूस काम करता है, जैसे स्किन स्पेशलिस्ट है, जैसे हार्ट सर्जन है, जैसे हड्डियों का डॉक्टर है। तो गोया हर शख्स एक ख़ास काम सर अंजाम दे रहा होता है। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर ये तमाम काम कर ले। तो आपने बात याद रखनी है, हर फन मौला कोई शख्स नहीं होता। अगर कोई शख्स आपको कहे कि वो हर काम कर सकता है तो ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँ तो शायद किसी सब्जेक्ट में भी मेरे पास कमांड ना हो। अगर मुझे कहा जाए कि एक सब्जेक्ट पढ़ाओ तो मैं एक सब्जेक्ट को अच्छे अंदाज में आसानी से पढ़ा सकती हूँ। तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल है। तो सेल भी अपने ऊपर यही कॉन्सेप्ट लागू करता है। तो सेल भी अपने ऊपर यही कॉन्सेप्ट लागू करता है। सेल ने अपने एक स्ट्रक्चर को एक ही फंक्शन दिया है कि इस स्ट्रक्चर ने एक ही काम करना है, एक से ज़्यादा काम नहीं करना, और इस काम को अच्छे तरीके से करके दिखाना है। तो सेल भी अपने ऊपर इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है। यही बात लिखी हुई है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज स्पीक्स अबाउट कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज क्यों बनाई हैं, ताकि डिवीजन ऑफ लेबर काम की तकसीम हो सके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पर दो किस्म के सेल दिए गए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इन सेल को बच्चे प्रीवियस क्लासेस में आप लोग जो है पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स दी हुई हैं तो हम इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइन यानी वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइन यानी वाजिया होता है। आपके सामने डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस वाजिया क्यों है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बनी हुई है। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल में जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो वाजिया नज़र आ रही हैं क्योंकि उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी वाजिया नज़र आ रहा है, वैक्यूल भी वाजिया नज़र आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट भी वाजिया नज़र आ रहा है क्योंकि इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे सारी चीज़ें डिस्पर्स्ड हैं और कोई भी ऑर्गेनेली वाजिया नज़र नहीं आ रही क्योंकि इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से आपकी बुक में लिखा हुआ है जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं हैव लिमिटेड एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज विद इन द सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज की तादाद भी लिमिटेड है और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेली यानी कि ऑर्गेनेलीज की तादाद भी कम है। इसके बरक्स यूकैरियोटिक सेल में तादाद भी बहुत ज़्यादा है और इकसाम भी बहुत ज़्यादा है। यही लिखा है रिच इन नंबर एंड काइंड ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, यानी यूकैरियोटिक सेल में तादाद भी बहुत ज़्यादा है और इकसाम भी बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेनस हैं, यानी कि इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है। स्टूडेंट्स आगे आपकी बुक ने एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है दैट सेल मेम्ब्रेन इज हाउएवर प्रेजेंट इन ऑल सेल वेदर यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। आपने अभी पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। लेकिन आपकी बुक ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है या चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है, दोनों में पाई जाती है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन ये वाहद मेम्ब्रेन है जो दोनों सेल्स में पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये हमारे पास ऑर्गेनेली लेवल था। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल लेवल। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि सेल लेवल कैसे बनता है, जब ऑर्गेनेलीज आपस में मिलते हैं तो सेल बनता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सेल बनाता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी फंक्शन हैं वो भी सेल ही परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी सेल बनाते हैं और इसका जो फंक्शन है वो भी सेल ही परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जो हमारी आँख है, आँख का स्ट्रक्चर भी सेल बनाते हैं और आँख का जो फंक्शन है वो भी सेल ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आगे सेल की टाइप्स दी हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। On the basis of number of cells, there are two types of organisms, unicellular and multicellular. Unicellular यानी जिनमें एक सेल होता है, multi मीन कई, many, and cellular मीन सेल यानी जिनमें एक से ज़्यादा सेल मौजूद हों। सबसे पहले हम यूनिसेलुलर को देख लेते हैं। इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट्स, यानी प्रोटिस्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। मोस्ट प्रोटिस्ट्स का मतलब है किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर हैं और कुछ मल्टीसेलुलर हैं, यानी नॉट ऑल आर यूनिसेलुलर, मोस्ट आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर। होल ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ वन सेल, दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यानी जो बैक्टीरिया और मोस्ट प्रोटिस्ट हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल पे कंप्राइज होता है, इनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। आगे मल्टीसेलुलर, इन केस ऑफ मोस्ट फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, यानी ज़्यादातर फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स ये ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बनते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी, कहा जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो 3.73 ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, ये रियल फिगर नहीं है। यहाँ पे बच्चे आप एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फंजाई के साथ मोस्ट लिखा हुआ है, प्लांट्स और एनिमल के साथ नहीं लिखा हुआ, यानी तमाम प्लांट्स और तमाम एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। इन केस ऑफ फंजाई, जो ज़्यादातर फंजाई हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, और फंजाई का एक ग्रुप ऐसा भी है जो यूनिसेलुलर है, जिन्हें हम यीस्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल। ऑर्गेनेलिज मिलके सेल बनाती हैं और सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज़ का लफ्जी मतलब है उलझा हुआ, यानी इसमें एक से ज़्यादा सेल्स आपस में उलझते हैं और एक गुच्छा बना देते हैं, और उस गुच्छे को हम टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू के बारे में आपने दो बातें याद रखनी है। टिश्यू हमेशा एक ही किस्म के सेल से मिलकर बना होता है और सारे सेल एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ज़्यादातर जो टिश्यू का लेवल है वो प्लांट और एनिमल्स में पाया जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स, मल्टी सेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, एक जैसे सेल इकट्ठे होते हैं इनटू लूज बंडल्स और शीट। लूज बंडल्स और शीट बना देते हैं। बंडल्स मीन गुच्छा, शीट मीन शीट्स, यानी आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं, आपने आटा गूंदा और जो पेड़ा है वो आपके पास बंडल है और जो रोटी है वो आपके पास शीट है, यानी कि अगर कोई गुच्छा सा बन जाए तो वो बंडल कहलाएगा, और अगर चीज़ थोड़ी सी फैली हुई हो तो उसे हम शीट कहेंगे। परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, और इस बंडल और शीट में जितने भी सेल्स हैं वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको टिश्यू कहा जाता है। और एक टिश्यू ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक काम कर रहा होता है, तो यही लिखा है ईच टिश्यू हैज़ पार्टिकुलर फंक्शन इन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स, जाइलम टिश्यूज़ ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कर रहे होते हैं। फ्लोएम टिश्यूज़ ये फूड को ट्रांसलोकेट करते हैं, यानी फूड जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये एक जगह बन रही होती है, फिर इसको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे ट्रांसलोकेट किया जाता है, तो फ्लोएम टिश्यू इसे वहाँ पे ट्रांसलोकेट कर रहे होते हैं। इन केस ऑफ एनिमल्स, मस्कुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो वहाँ पे मूवमेंट होती है। जैसे हमारे बाजू में ऊपर वाले जो मसल्स हैं जिन्हें हम बाइसेप कहते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी आर्म जो है वो बेंड होती है। जब नीचे वाले ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बाजू सीधा हो जाता है। तो ये जो है ये मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और जहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगी वहाँ पे मूवमेंट भी होगी। इसके बाद है ग्लैंड्यूलर टिश्यू। अब ये जो है ये सिक्रीशन करते हैं, ये कुछ ना कुछ चीज़ को रिलीज कर रहे होते हैं, सिक्रीट कर रहे होते हैं। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। स्वेट ग्लैंड जो है वो पसीना खारिज करते हैं।
बहरहाल ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का काम है सिक्रीट करना। स्टूडेंट्स, अगर आपको टिश्यूज़ के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आपने डेफिनेशंस के साथ दोनों एग्जांपल्स को मेंशन करना है, यानी एनिमल के लिहाज से भी और प्लांट्स के लिहाज से भी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।